Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो साहब विभूति जी, आप तो रिपब्लिकन हैं, तो यू आर लाइकली टू बी बायस्ड. नॉट रियली. एक समय में हम डेमोक्रेट भी हुआ करते थे, बाद में हम इंडिपेंडेंट भी हुए और फिर हम राइट की तरफ आ गए ऑन द रिपब्लिकन साइड. और आपको तो पता है कि लेफ्ट राइट से हमेशा हेट करता है कि बिकॉज दे नो कि राइट इज ऑलवेज राइट. तो लेफ्ट की वो समस्या है, दे कांट हैंडल दैट पार्ट. Left is the left is left, right is Left is right. left, and right is always in the right. So you can't fault them, you know. That's why हम कहते भी हैं जयपुर डायलॉग में the forum for right thinking people, right? तो सर ये बताइए कि मैं लगातार आई हैव बीन ट्रैकिंग व्हाट इज कॉल्ड द आरसीपी एवरेज. Yes. क्या है कि ये समथिंग क्या Real clear politics average. रियल क्लियर पॉलिटिक्स एवरेज. तो ये आरसीपी एवरेज जो था वो कल तक ट्रम्प को जिता रहा था और अचानक एक कोई पोल है, मैरिस्ट पोल, वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो 4 पॉइंट की लीड दे देता है, जिससे कि आरसीपी एवरेज खराब हो जाए. और इन द एंड आरसीपी एवरेज just before polling is 0.1 Harris ahead. Harris So what ahead. is your comment on this? सीधी सी बात है. देखिए साहब, वो जो पोलिंग जो है, ये Harris वाले कौन से लोग हैं साहब? ये कोई कॉलेज है, क्या है ये? मैरिज का कॉलेज का है ना राहुल जी. आई डोंट क्वाइट रिमेम्बर दैट पार्ट, सो आई डोंट पे मच अटेंशन टू दिस पोल्स, ओनली एज एन इंडिकेशन. कौन क्या पोल कर रहा है, उसके अंदर कौन डेमोक्रेट है, कौन रिपब्लिकन है, किस तरह के सवाल पूछे गए हैं. तो इस सब को लेकर के पोल को उतना ही सीरियस लिया जाना चाहिए जितना कि मार्जिन ऑफ एरर वो बताते हैं. तो ये देख लीजिए आप बात. 0.5 उन्होंने कमला को आगे कर दिया, कमाला को आगे कर दिया, नॉट कमला. आई अपोलोजाइज. 0.5 नहीं, 0.1. 0.1 वंडरफुल. 0.1. तो उसमें वैसे 2000 ये भी बता दूं कि 2016 में हाँ, on the day of polling Hillary was 3.9 ahead. That's right. And Biden was 6.9 ahead. That's right. ये सारे के सारे डेटा आए हुए हैं, मैंने भी देखा था डेटा आरसीपी का. तो क्योंकि वो एवरेज निकालते हैं ना, तो एवरेज इज आल्सो अ डिस्टॉर्टेड नंबर, यू नो दैट, राइट? सो एवरेज बताया ना, ये मैरिस ने जानबूझ के किया है ये. दिस लुक्स एब्सोल्युटली करेक्ट. क्योंकि आप सारे लोग 1 और 2 के बीच में चल रहे हैं, ये अचानक 4 पे पहुंच गए, व्हिच दे हैव नॉट डन इन द लास्ट 4 मंथ्स. जो 4 महीने में इन्होंने नहीं किया, वो लास्ट डे ये 4 पॉइंट आगे चले जाते हैं अचानक. एक से बढ़ के 4 हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि दे वांट टू स्वे द एवरेज. राइट. उसमें भी एक फैक्टर है. जब 3% या 2.5% का आप मार्जिन ऑफ एरर रखते हैं, प्लस और माइनस, तो इट कैन गो ईदर वे, राइट? किसी भी तरह जा सकता है. तो अगर 3% ओवर चला गया तो ट्रंप इज अप बाय 2.9. if 3% हैरिस के लिए चला गया, then she is up by that much. So it is a in my opinion, उसको सिर्फ इंडिकेटर के नाम पे ही देखा जाए, ज्यादा महत्ता ना दी जाए. बिकॉज हमने भी सर्वे की है, आपके प्रश्नों का जवाब जिस तरह से होगा उसी तरह से आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे मैरिस ने किया है अभी. तो एक बात और भी है, लेकिन जो कहते हैं मूड ऑफ द नेशन, क्योंकि आखिरकार एक तो होता है हार्डकोर 47% डेमोक्रेट, हार्डकोर 47% रिपब्लिकन. वो वोट तो चली गई. दो पार्टी सिस्टम होने के कारण ये जो मध्यस्थ में रहते हैं, इंडिपेंडेंट, अनडिसाइडेड और पीपल हु आर लिबर्टेरियंस, ये सारे के सारे देखते हैं कि मुद्दे में कौन अच्छा है, पॉलिसीज में कहां जा रहे हैं. ये लोग पॉलिसी वाले लोग हैं, ये व्यक्ति विशेष के लोग नहीं है. इसमें से वो भी कैटेगरी होगा. जैसे हमसे किसी ने पूछा था, एक इंडियन महिला ने पूछा था, आई वॉन्ट टू वोट ट्रम्प बट आई डोंट लाइक हिम एज ए पर्सन. तो मैंने उनसे सीधा सवाल किया, ठीक है, यू डोंट लाइक हिम एज ए पर्सन, तो इसका मतलब है कि आप उसको वोट देंगे जो आपको निश्चित ही हेट करता है, जिसकी पॉलिसी से आप मार ही खाएंगी. उसकी पॉलिसी से मार नहीं खाने वाली हैं आप. तो सोचिए क्या होगा. तो ये सब बातें होती है. तो हाँ, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, ये परसों की बात है. तो उनको हमने 1-2 हमारी चर्चाएं की हैं जयपुर डायलॉग यूएसए पे. वो भेजा मैंने उनको कि आप देखिए, डरने की जरूरत नहीं है, पॉलिसी पे इवैल्यूएट करिए. और क्या हो गया है, ये जो बीच का कैटेगरी है, वो सिर्फ यही सवाल पूछता है कि किसके फायदे में, ये देश को किससे फायदा होगा.
और वो कैटेगरी जो है वो 2-3 चीजों को एनालाइज कर रही है। एक है स्लीपिंग ऑडियंस है, इकोनॉमी, बॉर्डर, यूक्रेन वॉर के पीछे एक बहुत बड़ा मुद्दा छुप जाता है। वो मुद्दा है भारतीयों के लिए और एशियंस के लिए, वो है परिवार का, फैमिली वाला। फैमिली के मामले में बहुत सारे लोग नाराज हैं। पेरेंटल कंट्रोल ना होने के बारे में बहुत से लोग नाराज हैं, क्योंकि क्या हो गया है कि इसी के हमारे आपके कल्चर में, एशियन कल्चर में, चिल्ड्रन आर नॉट एक्सीडेंटल टूरिस्ट इन द हाउस, they are part of a process. Our children are not accidents. They are part of our life growing up as a family, as a unit. We all know that the left wingers और कम्युनिस्ट के अंदर फैमिली यूनिट को डिस्ट्रॉय करने की चर्चा चली रहती है हमेशा। तो एक रोल होता है जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है बिटवीन मैन एंड वुमन। यहां पर उन्होंने वुमेन्स बॉडी, वुमेन्स राइट की कर दी है चर्चा। तो कौन डिस्प्यूट कर रहा है भाई? हमारे यहां तो कॉन्सेप्ट ही अर्धनारीश्वर का है, तो हमारे यहां तो उसके डिस्प्यूट है ही नहीं। डिस्प्यूट तो उनके फिलॉसफी में है ना कि वुमन हैज टू बी सब्जुगेटेड, घर पे रखो, ये करो, वुमन को फ्रीडम नहीं है, ग्लास सीलिंग बना दिया, ये सब वो सब। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति से लेकर के इतने सारे कॉर्पोरेट में वुमेन आर अहेड। तो हमारी तो आदि शक्ति ही हमने चर्चा की है उनकी, सबकी, लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति। ये थोड़ा आई थिंक वी आर डाइग्रेसिंग। नो, मैं बात कर रहा हूँ कि वो फैमिली इशू वो ऐसा है नहीं, आज फिलॉसफी नहीं, आज केवल ट्रम्प और हैरिस, नो फिलॉसफी। ट्रम्प और हैरिस की बात कर रहा हूँ। लोग जो जा रहे हैं वोट करने के लिए, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, अलोंग विथ यूक्रेन, अलोंग विथ ट्रांसजेंडर, अलोंग विथ बॉर्डर। ये भी एक मामला है जो लोगों के मन में अटका हुआ है। मैं उस बात की चर्चा कर रहा था। तो चलिए अब चलते हैं हम राहुल जी के पास। राहुल जी, आपने एक रिपब्लिकन को सुना, अब उसको डिस्काउंट करते हुए आपका क्या विचार है? व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच संजय जी, आपने इनवाइट किया। इसके बारे में जो पोल्स के बारे में जो रेफरेंस दिया है, ये जो लास्ट मिनट पोल्स है ना, इनको हमें कुछ सस्पिशंस की भावना से देखना चाहिए। और इसका जो हमको डीपर एनालिसिस है ना, इसका डीपर एनालिसिस करके देखना चाहिए कि मूड ऑफ द नेशन क्या है। अब मैं आपके सामने 2-3 इंडिकेटर्स रखता हूँ, ठीक है। एक इंडिकेटर है वोटर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में 35 राज्य हैं जहाँ पर लोग जाकर अपनी पार्टी एफिलिएशन डिक्लेयर करते हैं, यानी कि मैं डेमोक्रेट हूँ या मैं रिपब्लिकन हूँ। और इसके अंदर पारंपरिक रूप से हमने ये देखा गया है कि इसके अंदर बढ़त हमेशा डेमोक्रेट्स की होती है। मगर इस बार 2020 से लेकर हम देख रहे हैं कि परिस्थिति बदल रही है, और एनालिस्ट का ये कहना है कि इनके अंदर, रिपब्लिकन्स के अंदर जो अब गति वोटर रजिस्ट्रेशन ने पकड़ी है, दिस इज अ रिलायबल लीडिंग इंडिकेटर नंबर 1, ठीक है। इन अदर वर्ड्स के the electorate is leaning more Republican than Democrat, कि अब जो रिपब्लिकन्स का जो पल्ला है वो डेमोक्रेट से थोड़ा सा भारी हो गया। ये हुआ मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2 हुआ वोटर बायस, पोल बायस। अब ये जो आपने जिस पॉइंट से आपने शुरू किया कि ये पोल आया है, इसके बारे में क्या सोचा जाए, इसके बारे में भी जाके पहले उन्होंने अनुमान लगाया कि देखा कि पहले 2016 में, 2020 में सब पोल और पोल्स को देखकर उन्होंने क्या अनुमान लगाया था और फिर वास्तविक में क्या घटा। और उन्होंने ये लगाया कि इसके अंदर एक देयर इज अ बिल्ट इन डेमोक्रेटिक बायस। और यदि हम इस डेमोक्रेटिक बायस को हम इस प्रोजेक्शन से अब यहाँ से माइनस कर दें, तो कई लोगों का कहना है कि दिस इलेक्शन इज गोइंग टू बी वन बाय ट्रम्प। ऑफ कोर्स दिस इज ओनली अ प्रोजेक्शन, और भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, पोलस्टर्स भी नहीं कर सकते। अब ये हो सकता है कि हाँ, अब इसकी काउंटर आर्ग्यूमेंट ये हो सकती है कि शायद पोलस्टर्स ने अपना जो मेथोडोलॉजी है इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाई है, और इसके अंदर अब एक्चुअली ये पोल एक्यूरेट है। मगर इसके बारे में भी उन्होंने स्टडी किया और पता चला कि 2016 और 2020 का यदि हम कंपैरिजन करें
तो 2020 में उनके प्रोजेक्शंस 2016 से भी खराब थे। और 2016 के बारे में तो आप यदि आप देखें, जब मैं यहाँ पर था, जब हिलरी क्लिंटन को 97% वोटिंग से यहाँ पर जिताने वाले थे, इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क टाइम्स, तो इसके बारे में तो बहुत ही गहरी चर्चा हो चुकी है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ ग्रुप थिंक, यानी कि जैसे जहाँ पर वेव चली आप उसके साथ चले गए। अब नेट सिल्वर जो है, जो यहाँ का 538 का एक्सपर्ट माना जाता है, उसने भी एक बहुत उसने भी बहुत टीका की है इन पोल्स के बारे में कि आप ऐसे कैसे हमको रिजल्ट्स दे रहे हैं कि सब के सब 1%, 0.1%, 0.5%। उन्होंने जो वर्ड यूज किया था, दैट इज कॉल्ड हर्डिंग, वैसे सारे के सारे जैसे शीप को आप हर्ड कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट दीज आर वेरी वेरी, आई थिंक वी हैव टू लुक एट देम विद द मेथोडोलॉजी। भविष्य के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, मगर जो अंडरग्राउंड सेंटिमेंट है उसके बारे में हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। पर ये जो है लास्ट मिनट को इसको पोल जो गिरा है, वी हैव टू लुक एट इट विद सम डिग्री ऑफ सॉल्ट। तो अब आप बताएं, आप क्या देख रहे हैं सेंटिमेंट को? देखिए, सेंटिमेंट तो बात ये ना कि जो टॉप इश्यूज जो हैं, एक है इकोनॉमी। अब इकोनॉमी इज अ बायपार्टिसन इशू, क्योंकि आप या लेफ्ट के चैनल्स को देख लीजिए या राइट के चैनल्स को देख लीजिए या मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स को देख लीजिए, जो कीमतों में बढ़त हुई है और जो साधारण लोगों पर डे टू डे कॉस्ट ऑफ लिविंग का इफेक्ट हुआ है, इसके बारे में तो कोई दो राय हो नहीं सकती। और इसी के बारे में उन्हें पूछा गया है। जैसे मैं भी यहाँ पर ग्रोसरीज करता हूँ, मैं भी जाके यहाँ पर खरीदता हूँ, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये लोगों को पिंच कर रहा है। और इतनी सारी स्टोरीज आती हैं कि आपको पता है कि यहाँ पर सेविंग की, बचत की ज़्यादा परंपरा नहीं है। और कितनी सारी आपको कहानियाँ मिलेंगी कि अगर मैं अपना महीने का खर्चा टेलीविज़न का दे दूँ, खाने का दे दूँ, फ्यूल का दे दूँ, तो मेरे पास $20 बचे। तो इस कारण जो है, हम यदि हम देखते हैं इस मुद्दे के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, तो डेफिनेटली ट्रंप, इसके लोगों का भरोसा ट्रंप के ऊपर ज़्यादा है। ये हुआ नंबर 1। नंबर 2 मुद्दा हुआ इमिग्रेशन। अब इमिग्रेशन जो संजय जी ये है, ये ऑल्सो जिसको बोलते हैं बायपार्टिसन इशू, यानी कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यदि आप आंकड़े देखें तो सबसे पहला जब जनवरी 2021 में बाइडेन का इनॉग्रेशन हुआ, तो इसका सबसे पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था कि जो टाइट बॉर्डर जो ट्रंप के टाइम में था, उसने उसको रिसेंड कर दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि अब तक 15 मिलियन इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ पर अमेरिका में आ चुके हैं। और इसका परिणाम क्राइम पर भी पड़ा है, इसका परिणाम स्टेट सिटी बजट्स पे भी पड़ा है। यहाँ पर मेरे अच्छे मित्र हैं, एक होटल एसोसिएशन के अच्छे पद पर हैं, उन्होंने बताया है कि स्टेट जैसे न्यूयॉर्क सिटी का जो बजट है बहुत ही स्ट्रेन्ड है। और एरिक एडम जो यहाँ का मेयर है, वो कंप्लेन कर रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट को हमें मदद करनी चाहिए। तो ये जो इमिग्रेंट्स हैं और ये छोटे छोटे शहरों में जाके बस गए हैं या बसाया जाता है, उसका परिणाम तो हुआ है। तो इसके बारे में भी लोगों को चिंता है, नंबर 2। नंबर 3 हुआ फॉरेन अफेयर्स। अब फॉरेन अफेयर्स के जो विषय में आता है, जैसे ये मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व में जो युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में चल रहा है, इसके विरुद्ध आहिस्ता आहिस्ता अब आवाज़ें उठने लगी हैं कि हम अमेरिकी टैक्स पेयर इतने अरब डॉलर बाहर क्यों दें। और इनके मन में ये, अब ये देखते हैं कि ट्रंप के ज़माने में ना तो ये बाहर युद्ध था और ना हमें इतना पैसा भेजना पड़ता था। तो इसके लिए भी यहाँ पर इन्फ्लेशन हुई है। ये हुई ट्रंप के साइड में। यदि हम हैरिस की साइड में देखें तो वो एनवायरनमेंट, अबॉर्शन, इन चीज़ों में लोगों का ज़्यादा उसके अंदर भरोसा है। मगर एक बहुत पुरानी यहाँ पर अमेरिकन पॉलिटिक्स में कहावत है, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। यानी कि जैसे अब भारतीय अगर देखें तो प्याज की क्या कीमत है, और उसके ऊपर इलेक्शन जीती जा सकती है, हारी जा सकती है। तो इट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड ऑन दीज इश्यूज। पर द इमोशनल स्ट्रेंथ इन ट्रंप्स कैंपेन, मुझे लगता है कि उसकी तरफ एक लहर जा रही है, क्योंकि लोगों ने उसके 4 साल देखे हैं और अब उनको
पुराने दिनों की याद आ रही है। भविष्य में क्या होगा ये मैं नहीं जा सकता, बोल सकता।